जो सालों से कोर्ट की न्याय की आश लगाकर बैठी हैं, जिनके दरवाजे पर कानून का सालों से पहरा है। जी हाँ, ये सच्चाई दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आ चुकी है कि सन 2017 में बाबा जी के ऊपर झूठे रेप केसेस लगे थे, जिनमें से एक केस क्लियर भी कर दिया है। ये बात है महाराजगंज की उर्मिला देवी की, जिन्हें षड्यंत्रकारियों ने मोहरा बनाया। इस षड्यंत्र में सिर्फ विरोधी ही नहीं, बल्कि दिल्ली के आला अधिकारी भी मिले हुए थे। आज आप उन्हीं से सुने उनकी आप बीती, जिन्होंने सन 2017-18 के झूठे हंगामे का पर्दाफाश किया, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे पैसों के बल पर झूठ को सच में तब्दील करने में हमारे भारत की मीडिया तो क्या, सरकार के भ्रष्ट अधिकारी भी कितने अग्रसर हैं। ओम शांति। मैं उर्मिला माता, बहादुर वेदांत महाराजगंज, पति राजेंद्र प्रसाद। मैं इस आध्यात्मिक विद्यालय से 2007 से जुड़ी हुई हूँ। मेरा लौकिक का भाई था, जिसका नाम लालजी देवनिया जी का कराने वाला। उसके जीवन को देखते हुए, उसके अनुभव को देखते हुए, उसने ही मुझे यहाँ का संदेश दिया था 2000 से पहले ही। संदेश को सुनकर के ही तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। 2007 में मैं इस विद्यालय से जुड़ भी गई थी। इस विद्यालय से जुड़ने के बाद में यहाँ की सच्चाई, सफाई, शुद्धता, पवित्रता, मेन हमको पसंद है। यहाँ की पवित्रता, यहाँ कन्याओं को कितनी सुरक्षा है, जो कि हम माता पिता अपनी कन्याओं को नहीं दे सकते हैं। आज की दुनिया कैसी हो गई है, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। और यहाँ तो कितनी सेफ्टी थी, इस भरोसे, इस विश्वास पे। इसको देखते हुए मुझे बहुत ही ज्ञान अच्छा लगा। ऐसे नहीं था कि मेरे पास कोई कुछ था नहीं बच्चों के लिए ला करके इस विद्यालय में छोड़ दिए, नहीं। मैं एक सच्चाई, सफाई और सुरक्षा, जो सुरक्षा यहाँ दिया जाता है, वहाँ बाहर दुनिया में हम माता पिता नहीं दे पाते। एक यही ऐसा जगह है जो कन्याओं की सेफ्टी है। कन्याएं कहीं जाए उनके साथ माता जाए, कोई भी बात हो तो माताएं आगे हो करके काम कर लेती हैं। कन्याएं को सेफ्टी दिया जाता है, पर्दे के अंदर रहती हैं। ये सारी चीजें मुझे पसंद आई। इसकी वजह से इस विद्यालय से जुड़कर मैं अपनी 4 कन्याओं को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए छोड़ दी। मेरे ही पति 2011 में इस विद्यालय के ऊपर मम्मा बाबा सहित 10 लोगों का झूठा अपहरण में नाम डालती हैं, जिसमें मेरे पिताजी और 4 भाई भी शामिल थे। उसमें कारण क्या था, मेरे पति पैसे के बल पे कुछ लोगों को लेकर के प्रताड़ित कर रहे थे ताकि ये आ जाएं। मुझे तो सच्चाई मिली थी, मैं तो युक्ति से काम की। मैं उस केस को लेकर के, झूठे अपहरण का केस जो पड़ा था, हाई कोर्ट इलाहाबाद चली गई, जहां पे मेरे पति ने पैसे के बल पे कोर्ट को खरीद लिया और कोर्ट ने मेरी केस को खारिज कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस केस को लेकर मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को चली गई। सुप्रीम कोर्ट में मेरे चल रहे थे केस 2012 से लेकर 2015 में कोर्ट के सामने। मैं और मेरी बेटियां दोनों तीनों जाकर के कोर्ट के सामने बोली, नहीं, हम लोगों का अपहरण नहीं हुआ है, हम लोग तो अपनी स्वेच्छा से आए हैं। कोर्ट ने हमारी सुनवाई करते हुए केस को खारिज कर दी। 2015 में जब मैं दिल्ली से केस खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का गोरखपुर गई, गोरखपुर में मेरा रहने का स्थान था बरगदवा। सीमा माताजी, जयप्रकाश भाई त्रिपाठी, ये लोग सहयोगी थे, मेरे कोर्ट में आना जाना करते थे। इन लोगों को लेकर मैं आनंद नगर महाराजगंज को केस देखती थी। 2015 में सीमा माताजी को कोई दिल्ली का भाई, जिसका नाम था शारदा प्रसाद, वो भाई भी इस विद्यालय से जुड़े थे। सीमा माताजी भी इस विद्यालय से जुड़ी थी। उस समय सीमा माता को उस भाई ने पता नहीं कौन सा ज्ञान कैसा सुना करके वो माता जी का बुद्धि मोड़ लिया था। फिर माता जी ने ज्ञान हमको सुनाया। मुझे तो ज्ञान नहीं पसंद आया, मगर मेरे पति राजेंद्र जी को उस माता जी ने मिला लिया। जी भाई, अभी ये केस हम खत्म करवा देते हैं और आपके नाम से सारा ट्रांसफर करवा देते हैं। केस खत्म होने के बाद में वहाँ मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ गई क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, जिसको मैं घर में भेज दी थी। लेकर तो आई थी, बेटा छोटा था।
मत पढ़ाई की वजह से फिर उसको भेजना पड़ा। उसकी वजह से जाने के बाद में मेरे पति फिर से वही दोहरा दिए कि मेरे बेटियों को लेकर आओ, बेटियों को लेकर आओ। 2016 में देवरिया कराने वाला लालजी भाई ने काफी प्रेशर बनाया कि नहीं आप चाहें जैसे जाकर लाइए। वो भी मेरे पति से मिल गया। कहते हैं ना एक एक मिलकर 11 हो जाते हैं। बांदा का रहने वाला ब्रजेश भाई, माया माता, बहुत मेरे से झूठ बुलवाना चाहा माया माता को लेकर के, मगर मैं माया माता ब्रजेश भाई को इनकार कर दी। ब्रजेश भाई का कहना था कि माता जी के जैसे आप 2011 से 2015 5 साल अंदर रही हैं, आप बोलिए ना माया माता जी के साथ भी दुष्कर्म बाबा जी कर रहे थे और हम देखे थे। मैंने इनकार कर दी, नहीं भाई मैं ऐसे नहीं बोल सकती, ऐसे कैसे बोल सकती। मैं उस ब्रजेश भाई को डांटा फटकारा और इनकार कर दी बोलने के लिए। 2015 से ही इस विद्यालय से जुड़े एक पंकज भाई नाम का भाई था, जो गांव का करोली का सोनीपत का रहने वाला था। उस भाई ने अपने तरीके से ज्ञान सुनाने लगा, अपने को भगवान साबित करने लगा और इस विद्यालय के जिज्ञासुओं को उल्टा पलटा ज्ञान सुना सुना के तोड़ने लगा। उसमें भाई नंद किशोर दिल्ली का रहने वाला वो भाई पुलिस में रह चुका था। सोनीपत का रहने वाला राजकुमार भाई, जो कि वो भाई बहुत ही सेवाधारी था। ये सारे लोग उस पंकज भाई के प्रभाव में आकर के और मेरे लाल जी भाई को भी मिला करके ये लोग साजिश रचे हैं, जिसमें ये लोग विजय विहार पुलिस स्टेशन जाकर के पुलिस वालों से मिल करके इस आश्रम को बंद कराने के लिए षड्यंत्र रचे। दिल्ली के काफी अधिकारी भी इसमें मिले थे, जो कि दिल्ली मधुबन चौक पे एक अधिकारी के पास ले गए थे। एसीपी था वो, उसने भी काफी विरोध किया इस विद्यालय का। पुलिस वालों को इसी की इंतजार थी, ये कोई अंदर से रहने वाली काफी दिन की मिले तो उनको लेकर के हम लोग चढ़ाई करें, क्योंकि उसके पहले दिल्ली के काफी अधिकारियों ने किसी बहन का माता पिता मिलने आए थे और वो लोग जब अंदर मिलने के लिए आए तो उस बहन ने ऐसे ज्ञान सुनाया जो कि इन अधिकारियों को थप्पड़ जैसा लगा। यार यहाँ की रहने वाली कन्याएं माताएं तो जैसे आसमान से बात करती हैं, है क्या यहाँ पे। उसी का बदला लेना था इस पुलिस वालों को, अधिकारियों को। इसलिए इन लोगों को तलाश थी कोई अंदर की रहने वाली। 2011 से 2015 तक काफी दिन तो मैं अंदर ही रही थी ना, इसलिए मुझे उन लोगों ने मोहरा बना लिया। ऐसे 64 के बयान के लिए मजिस्ट्रेट के सामने गई। जिस तरह से नंद किशोर भाई और लोग मिल करके लेटर तैयार किए थे, उस तरह से तो मैं बयान नहीं दे पाई। उस समय मजिस्ट्रेट दिल्ली पुलिस का रहने वाली प्रियंका सिंह थी, जिनके सामने मैं बयान दे रही थी। उनकी कलम रुक गई और पूछने लगी, क्या माता जी मैं जान सकती हूँ, मुझे तो आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके साथ रेप हुआ है और इसके पीछे आपको कोई उकसा रहा है। वैसे ही नंद किशोर भाई ने जब 164 का बयान था तो मुझे एक ऐसी लेटर दिया था जो कि उस लेटर के अनुसार मेरे मुंह से वो बात ही नहीं निकली। बाबा जी के ऊपर इतने काफी आरोप के लिए बाबा जी ने ऐसे किया, बाबा जी ने वैसे किया। जब 64 के बयान में मेरे द्वारा इन लोगों की कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिससे विपनेश मैडम, वह दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुकी थी, वह मैडम भी काफी उस्काई। आप जितने अच्छे से बोलोगे, जितने अच्छे से बयान दोगे तो उसमें हमको सच वारंट मिलेगा। सच वारंट मिलने के बाद में हम सब विद्यालय को बंद करा देंगे, बाबा जी को जेल करा देंगे। जो कि किसी वकील से उसने एक एप्लीकेशन तैयार करवाया था, जो कि मेरे से 3000 रुपये भी दिलवाया था, जो कि FIR में मैंने ये नहीं लिखवाई थी जी वहां पर ऐसे कुछ होता है। फिर नंद किशोर भाई ने अलग से क्या षड्यंत्र बनाया, ये झूठा FIR दर्ज कराया जी माता जी के साथ ऐसे दुष्कर्म हुआ, जो कि कुछ हुआ ही नहीं था।
जिस तरह से बोलने के लिए वो भाई बोलता था मैं नहीं बोल पाती थी। मेरे ही सामने बहुत गंदी गंदी बातें सुनाता था। यहाँ तक कि मुझे कई बार डांटा फटकारा, तू बहुत ही हरामजादी है, तुझको पता नहीं है। मगर मैं चुप रहती थी, इसलिए ये लोग मेरे चुप रहने का फायदा उठाते हुए तो आज मैं इन लोग का जो चेहरा मोहरा है प्रत्यक्ष करना चाह रही हूँ, ताकि सब लोग के सामने इन लोगों का चेहरा आ जाए, सब लोग समझें और जाने सुने इस षड्यंत्र के पीछे कितने कितने षड्यंत्रकारियों ने था। 2018 में हाई कोर्ट में जब सब लोगों ने केस डाला था, उस समय मेरे पास सीमा एनजीओ नंद किशोर ने बार बार फोन करके बल बुलाया था। उस समय मैं, मेरे पति और भाई लालजी सीमा गोरखपुर की रहने वाली जयप्रकाश त्रिपाठी सब लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट के सामने जब बयान हुआ तो सब लोगों ने मेरे से झूठ बोलने को कहा, आप ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाइए, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। 2017 में ही सीमा शर्मा मेरे घर फोन कर करके, उर्मिला जी आपकी 4 बेटियां हैं ना इस विद्यालय के अंदर, आप आ जाओ यहाँ दिल्ली में, और हम जो अभी यहाँ की एनजीओ हैं हम काम कर रहे हैं, आपकी बेटियों को हम निकाल देंगे। ऐसी कितनी बार ने सीमा शर्मा ने फोन की। 2018 में जब दिल्ली में हम आए तो ये सारे मिल करके हंगामा किए और हंगामा करके विद्यालय पे चढ़ाई किए। कुछ बाद में सीमा एनजीओ ने मेरे से पूछी कि क्या उर्मिला दीदी आप मुझे बता सकती हैं क्या सच्चाई है। मैं सीमा शर्मा एनजीओ से बताएं जब दीदी देखो कुछ है तो नहीं, ऐसे झूठ में नंद किशोर भाई और ये सारे भाइयों ने मिलकर षड्यंत्र बनाया है। अब मोहरा बना करके मेरे द्वारा इन लोगों ने झूठा अपहरण के झूठा FIR दर्ज कराया, जिसमें ना तो मुझे पढ़ने दिया और ना तो मुझे बताया। सिर्फ ये लोग हर पेज पे मेरी साइन लिए, अपनी मनमत पेश करके नंद किशोर भाई का षड्यंत्र था। जब मेरे द्वारा एक काम हासिल नहीं हुआ, सच वारंट इन लोग को नहीं मिला, तो नंद किशोर भाई ने अगला मोहरा अपनी बेटी रचना को बनाया, जो कि 2000 में ही वो रचना बहन इस विद्यालय में आई थी और उसको 2018 में एक केस फिर से तैयार हुआ। ये अभी विपनेश मैडम ने खुद मेरे से कही भी देखो 2000 का एक केस लेकर के आज 2018 में इसको दर्शाया जा रहा है, क्या इससे साबित कुछ होगा। जो रचना ने 2000 में आई तो थी, चली भी गई थी, और 2017-18 में जाकर उन्होंने ये झूठा रेप केस डाला बाबा जी के ऊपर। इसमें देखिए अधिकारी भी हैरान थे, पर फिर सच्चाई का साथ वो लोग नहीं दिए। तो सीमा शर्मा एनजीओ दिल्ली की मिली और मिलने के बाद काफी इंटरेस्ट उसने लिया इस केस में, क्योंकि चैनल पर ले जाकर ये लोग तो पैसे कमा रहे थे। फिर नंद किशोर भाई की बेटी रचना अचानक एक दिन हम लोग को रोकी और बताई ये मीडिया वालों से पैसे कमाते हैं लोग, आप लोग मत जाओ, आप लोग मेरे साथ चलो। हकीकत में यही धंधा था इन लोगों का, क्योंकि नंद किशोर भाई का कहना था कि इस केस में हम लोगों को करोड़ों रुपए मिलेंगे। लालजी भाई ने मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाया। विश्राम चौक के बगल में ही पार्क में बैठ करके मैं बहुत दुखी हुई। मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, मेरे पास कुछ पैसे थे, सामान थे जिसमें लालजी भाई की नजर थी। आप वो सामान और पैसे सारा दे करके दीजिए, क्योंकि जब बुद्धि खराब होती है तो लोगों की इंसानियत भूल जाती है, जिस कारण लालजी भाई नंद किशोर भाई वकील से मिले थे। इन लोग के अंदर लोग लालच आ गया था, इसमें हम लोग की भी कुछ कमाई हो जाए। कृष्णा पाहुजा भी मेरे से 50,000 मांग रहे थे। नंद किशोर भाई ने विश्राम चौक पर एक वकील से मिलने के लिए बोला था इस केस के लिए। उस वकील ने भी 5 लाख रुपए मेरे से मांग रहे थे। ये सारे झूठों का साथ देख करके मैं छोड़ दी। छोड़ने के बाद में मैं अपना केस को सच्चाई साबित करते हुए फिर से मैं इस विद्यालय से जुड़ गई। सारी दुनिया झूठी है, एक ही सच्चा है। जब मैं कोर्ट के सामने गई और कोर्ट में
तो पहले शपथ लिवाया जाता है ना, जो बोलेंगे सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे। उस समय मेरी आंखें खुल गई, जे अरे ये तो सच्चाई है, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप हुआ, इतना बड़ा मेरे द्वारा इन लोगों ने लालछन लगवाया, इसलिए मैं अपनी केस वापस ले ली, कोर्ट के सामने सच्चाई को रख दी। मगर मेरी केस जो भी मैं बोली कोर्ट में सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने जब मेरी केस की इंक्वायरी की तो सीबीआई ने भी अपनी सच्चाई को न दिखाकर वो भी मेरे ऊपर जोर दबाव बनाए, धमकियां दिए। ये आगे यदि चाहेंगे आप केस को वापस लेना तो आपको जेल जाना होगा। ये केस अभी वापस नहीं आप ले सकती हैं, इस केस को वापस नहीं आप ले सकती हैं क्योंकि सीबीआई के हाथ में केस आ गई है। इस केस के लिए हमको संजय ढल और संजय ढल के साथ रहने वाले सहयोगियों ने डराया था, आप आगे से केस नहीं वापस ले सकती हैं, नहीं तो उनका केस आपके ऊपर हो जाएगा। जब कोर्ट में मेरी केसी हुई तो पहले से ही सीबीआई के आदमियों ने, जिसका नाम पंकज था, जो कि कोर्ट के नियम के आधार से कोर्ट में ही मिलना होता है, मगर जैसे ही मैं दिल्ली आई वैसे ही सीबीआई के आदमियों ने मेरे पास पहुंच करके मुझे 4 घंटा में बहुत उलझाया था। आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसा, अरे केस तो मेरी है ना, मैं क्यों नहीं बोलूंगी। दूसरे दिन 8 बजे ही मुझे कोर्ट में बहुत बुला लिया, अलग से बैठा कर मुझे बहुत परेशान किए, आपको केस में ऐसा बोलना है वैसा बोलना है। चलो ठीक है। जब मुझे कोर्ट के सामने जाना पड़ा, कई लोगों ने कोर्ट के सामने जाकर बात रखी है कि तबीयत ठीक नहीं है, बयान नहीं देगी, और मुझे तो बयान देना था। मैं तो कोर्ट के सामने कह दीजिए नहीं, मुझे बयान देना है, मेरी तबीयत ठीक है। पहली बयान के बाद मुझे सीमा शर्मा एनजीओ ने, दिल्ली की रहने वाली ही थी, बहुत डराया धमकाया। जब हम लोगों का, सारे अधिकारियों का मिलकर इसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं, आप तो इस केस में पानी फेर दिया, मगर ये समझ जाओ पिछली बयान पे जब तुम आओगी तो पिछला ही बयान देना होगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। यदि ऐसा बयान नहीं दोगी तो तुम्हारी दिल्ली में हत्या कर दी जाएगी। मुझे सीमा शर्मा के बातों से डर नहीं लगा, नंदकिशोर ने ही बहुत मुझे डराया धमकाया, कोर्ट का जज ने भी हड़काया था। आपकी इस केस में पता है 11 साल की जेल है। मेरे पति ने भी बहुत उलझाए, जो कि मुझे आने जाने का खर्चा नहीं देते थे, न केस के लिए मुझे आने देते थे, लड़ाई झगड़ा घर में, जो कि मेरे बेटे को मेरे साथ नहीं भेजते थे। मरे भगवान के भरोसे मैं उस केस को आगे बढ़ी हिम्मत करके मैं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली कोर्ट को, महाराजगंज पुलिस को, महाराजगंज कोर्ट को मैंने लेटर भेजी, जिस पर मेरी सुनवाई हुई। सुनवाई के साथ मुझे वहाँ से सुरक्षा मिला, जिस सुरक्षा के आधार से मैं कोर्ट तक आना जाना करके अपने केस को खत्म कर दी। मैं कोर्ट में जब निर्दोष साबित कर दी, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तब कोर्ट को इस पे क्या करना चाहिए, इस केस को खत्म कर देना चाहिए। मगर फिर भी बाबा जी को इस केस की वजह से गुप्त रहना पड़ रहा है। देखिए ना कैसे एक दुनिया है, भगवान को आए हुए और भगवान के को अपने ही भक्तों से छुपना पड़ रहा है। सच्चाई इसी में है। ये जो लोगों ने गलतियां किया अभी तक अब कर रहे हैं, अब से भी सुधार कर लें। इसी में कल्याण है, इसी में भलाई होने वाली नहीं है। कहते हैं ना, सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी तो बोलेगी, दूध का दूध पानी का पानी होना ही है, होगा ही, उसके में समय लगेगा। पर ऐसा है, और यहाँ पे सच्चाई की जगह उस माताओं कन्याओं को इतना परेशान किया जा रहा है। ये कोर्ट का चक्कर काटे हैं, कहते हैं ना सत्यमेव जयते, लिखा तो है मगर सत्य का न्याय नहीं हो रहा है। न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है, डेट पे डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है,
तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? हाँ जी, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी, उनकी बात सुनेगी और न्याय देगी। भाई साहब, इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को ना टूटने दे। उर्मिला देवी ने कोर्ट में सच और झूठ की लड़ाई लड़ी। बाकी सन 2017-18 में जिन्होंने भी मीडिया में शोर मचाया था, उनमें से कोई भी कोर्ट के सामने आकर केस नहीं लड़ रहा है, क्योंकि जिनको न्याय चाहिए होता है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और जिनको झूठ बोलना होता है वो मीडिया में शोर मचाते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मीडिया में शोर मचाते हैं। 5 साल पहले मचाया था, अभी फिर से मीडिया के सामने शोर मचाने आएंगे, लेकिन कोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जैसे उर्मिला देवी के केस में सच्चाई सामने आई, वैसे ही उनकी भी कोर्ट में सच्चाई सामने आ ही जाएगी और झूठ पकड़ने आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट एविडेंस के आधार पर चलता है, मीडिया की तरह झूठी बातों पर नहीं। हिंदुस्तान की मीडिया के लिए तो सारा विश्व ही कहता है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां कानून से पहले मीडिया फैसला सुना देती है और आरोपी भी घोषित कर देती है, और कई मूर्ख लोग उसे सही भी मान लेते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का लाइसेंस जिसके पास हो उसे भारत की मीडिया कहते हैं। उर्मिला देवी के झूठे केस से संबंधित न्यूज को कोर्ट में केस का फैसला होने से पहले ही हिंदुस्तान की बिकाऊ मीडिया ने मिर्च मसाला लगाकर जनता को भ्रमित किया और दुनिया में AIVV के खिलाफ विष घोल दिया। आज बिकाऊ मीडिया हिंदू संस्कृति के रक्षकों को बदनाम कर रही है, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, घटता भारत बढ़ता इंडिया, जहर फैलाता बिकाऊ मीडिया। भारत जैसे धार्मिक देश में मीडिया का इस प्रकार का कृत्य कदापि उचित नहीं है। AIVV के केस में भी यही देखा गया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के ऊपर जब 29 आरोप लगाए गए थे, तब तो मीडिया ने अनगिनत बार बाबा जी को कलंकित किया, लेकिन जब उन 29 आरोपों की कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है, तब उन क्लीन चिट्स का मीडिया में एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। एक निर्दोष को चारों तरफ से घेरा और कोर्ट का फैसला होने से पहले ही हर अखबार, हर न्यूज चैनल में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी की निर्मल छवि को मलिन कर सबके सामने एक गुनहगार के रूप में प्रदर्शित कर दिया, और उसी मीडिया के बोल आज सारी दुनिया आंखें बंद कर बोल रही है। ना कोई सच की तहकीकात करना चाहता है, ना कोई सच को जानना चाहता है, क्योंकि जो मीडिया में बोला जाता है वही सत्य वचन मीडिया समझा जाता है। तो इस प्रकार दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ाने में मीडिया प्रथम भूमिका निभा रही है, और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि मीडिया पर एक हद तक कानूनी नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि यह जनहित को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। और यदि आज मीडिया उर्मिला देवी के केस के फैसले की हकीकत को दुनिया के सामने दिखाए, तो कहेंगे कि मीडिया में कुछ सच्चाई है, नहीं तो आप समझ लीजिए कि झूठ की तारीफ, सच का मजाक, कुछ ऐसा है भारत की मीडिया का मिजाज।